ओके, तो रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। ठीक है। ओके, यहीं से शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं और बेसिकली यहाँ पर अपन एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी में जितनी भी ज़रूरी चीज़ें रहने वाली हैं, उन सारी चीज़ों को अपन पढ़ने वाले हैं। फालतू की चीज़ों पर अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएँगे, केवल एनसीईआरटी की रीडिंग अपन यहाँ पर करने वाले हैं। वैसे इससे पहले एक जनन वाला चैप्टर और आता था, पर एनसीईआरटी ने उसको डिलीट कर दिया है, तो अपन उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये है क्लास 12th की जो एनसीईआरटी, उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जो पुष्पीय पादप होते हैं, उनको कहा जाता है आवृतबीजी। तो जो पुष्पीय पादप होंगे, उनको क्या कहा जाता है? आवृतबीजी कहा जाता है। आवृतबीजी पादप, ठीक है? और इनको एक इंग्लिश में कहा जाता है आवृतबीजी, यानी कि एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट। तो इस चीज़ को याद रखना कि आगे पुष्पीय पादप बोलने की बजाय मैं आवृतबीजी पादप बोलूँगा, एंजियोस्पर्म प्लांट बोलूँगा, तो उसका मतलब समझ जाना कि ऐसे पादप, ऐसे पौधे जिनके अंदर पुष्प पाए जा रहे हैं, तो वो आवृतबीजी पादप कहलाएँगे। जैसे कि अपना हो गया गुलाब का फूल। गुलाब का फूल पाया जाता है गुलाब के पौधे में, तो गुलाब एक आवृतबीजी पादप हो गया, है ना? सूरजमुखी हो गया और कई सारे पादप हो गए जिनके पास पुष्प पाए जाते हैं, वो सब लैंगिक प्रजनन में आएँगे। गेहूँ, धान वगैरह सब कुछ, ठीक है? अब लैंगिक प्रजनन क्या होता है? क्या? हुँ। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आता है लैंगिक प्रजनन और एक आता है अलैंगिक प्रजनन। और यहाँ पर अपन जिस प्रजनन को पढ़ने वाले हैं, वो लैंगिक प्रजनन कहलाता है। पुष्प के अंदर दोनों प्रकार के प्रजनन पाए जा सकते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन दोनों। अगर अपन किसी भी अ, पुष्प के पौधे को लेते हैं और उसकी एक डाली को निकाल कर लगा देते हैं, फिर उसमें से नया पौधा उगाता है, तो वो अलैंगिक प्रजनन के अंदर आएगा, जिसे कायिक विधि कहते हैं। और लैंगिक प्रजनन को इस चैप्टर के अंदर अपन इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो एनसीईआरटी की रीडिंग अपन स्टार्ट करते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है। चलो नीचे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर का पैराग्राफ आता है, जिसको एनसीईआरटी को पूरी तरीके से समझने से पहले समझोगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, इसीलिए पहले पैराग्राफ को अपन छोड़ देते हैं लास्ट में पढ़ने के लिए और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पुष्प आवृतबीजियों का एक आकर्षक रंग। ये उतना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो, लेकिन फिर भी अपन उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट लिखा नहीं है। ठीक है? तो प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटतम संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद एवं शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाएँ, जो कि आपके काम का नहीं है, ये प्रैक्टिकल के तौर पे यूज़ किया जाता है बोर्ड में। ठीक है? तो ये नीचे की लाइन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर की जो लाइन है ये बताती है कि मानव और पुष्प आपस में धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि पूजा के अंदर गुलाब के पुष्पों का और कई सारे तरीके के पुष्पों का इस्तेमाल किया जाता है और कई पुष्प होते हैं जैसे काले रंग के पुष्प होते हैं, उनको सांस्कृतिक दृष्टि से उतना अच्छा नहीं माना जाता, खराब गिना जाता है। तो इनका एक तरीके से कहें तो मानव से जुड़ाव रहा है अलग-अलग संस्कृतियों में। ये एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन चूँकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो उतना पढ़ लेते हैं। ठीक है? बगीचों में उगाया जाने वाले पौधा, इनको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकीय, बहुवर्षकीय और आश्चर्य के लैंगिक जनन स्थल है। अगर इसको अपन ठीक से देखने की कोशिश करें तो मैं हार्ट से तुलना करता हूँ। जैसे ह्यूमन हार्ट होता है, तो दिल इसको हिंदी में बोलते हैं। अगर एक सामान्य व्यक्ति से पूछोगे तो दिल को लेकर वो काफ़ी सारी गलत अवधारणा बता सकता है कि दिल से हम सोचते हैं, दिल से प्यार करते हैं और तमाम चीज़ें। लेकिन एक डॉक्टर के पास जाओगे तो दिल का एक सिंपल सा मतलब होता है कि दिल खून पंप करता है। और अगर यहाँ पर कहीं पर भी कमी आती है तो उसको मापा जाता है, जैसे कि आपकी पल्स रेट किस तरीके से चल रही है, जैसे कि आपकी हार्ट बीट किस तरीके से चल रही है, इन सारी चीज़ों को डॉक्टर मापता है। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हो तो दिल का वो एकदम अलग रूप आपके सामने रखता है और सामान्य व्यक्ति के पास जाओगे तो उसके लिए दिल बिल्कुल एकदम अलग चीज़ हो गई। तो ऐसे ही पुष्प होता है।
पुष्प बेसिकली क्या होता है, एक अगर अपन सामान्य व्यक्ति के लिए बोले तो वो सौंदर्य के लिए हो गया, है ना? चढ़ाने के लिए, मंदिरों में चढ़ाने के लिए, कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक जीव वैज्ञानिक के लिए, तो एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प क्या काम करता है? तो एक जीव वैज्ञानिक ये देखेगा कि पुष्प की परागकण कैसे, हालाँकि आप नहीं जानते परागकण क्या होते हैं और सारी चीज़ों को आप नहीं जानते, पर मैं आपको समझा दूँगा आगे ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। लेकिन वो इन्हीं सारी चीज़ों को देगा, पुष्प किस तरीके का है, परागकण किस तरीके का है, उसका बीज कैसा है, उसका भ्रूणीय रूप कैसा है, वो आकार में कैसा है, उसका लैंगिक जनन किस तरीके से हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखेगा। तो एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकारिकी, भ्रूणकीय और लैंगिक जनन स्थल के तौर पर कार्य करता है। यही एनसीईआरटी यहाँ पर कहने की कोशिश कर रही है ना? 11 क्लास 11 में आपने पुष्प के अंगों के बारे में पढ़ा है, वो आपको याद होंगे, उनके विशिष्ट अंगों का आपको स्मरण करना होगा। आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हो जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। वो है पुंकेसर और अपन कह सकते हैं स्त्रीकेसर, ठीक है? अभी आप नहीं जानते पुंकेसर क्या होता है, स्त्रीकेसर क्या होता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। एक बार पुंकेसर क्या होता है, स्त्रीकेसर क्या होता है। सबसे पहले ऊपर जाते हैं और ऊपर यहाँ पर एक पुष्प की संरचना उन्होंने बना के रखी हुई है, एनसीईआरटी ने, ठीक है? तो एक पुष्प जैसे आपने गुलाब का पुष्प ले लिया, तो आप गुलाब के पुष्प को देखोगे, तो सबसे नीचे उसका एक फूला हुआ भाग होता है हरे रंग का। जो फूला हुआ भाग होता है, उसको बोल दिया जाता है पुष्पासन। किसी भी चीज़ का आसन होना यानी कोई चीज़ उस पर बैठी हुई है। तो पुष्प का आसन पुष्पासन कहलाता है, यानी पूरा पुष्प जो होता है, इसी पुष्पासन के ऊपर रखा हुआ होता है। आगे जाके अपन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, तो पुष्प का एक हरे रंग का भाग होता है, जो पूरे पुष्प को कवर करके रखता है। जैसे गुलाब है, तो गुलाब खिलने से पहले कली रहता है और कली रहता है तब पूरा हरे रंग से ढका रहता है। तो जो हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, जो उसको ढकती हैं मोटी-मोटी, उनको कहा जाता है बाम्य-दल। क्या कहा जाता है? बाम्य-दल। फिर जब फूल खिल जाता है तो वो हरी पत्तियाँ नीचे आ जाती हैं, जैसे बाम्य दल यहाँ पर नीचे लटक रहे हैं, तो बाम्य दल नीचे आ जाते हैं और जो रंग-बिरंगी पत्ती जैसे गुलाब में लाल रंग की हो गई, सूरजमुखी में पीले रंग की हो गई, अगर आप कमल का फूल देखोगे तो उसमें लाल गुलाबी रंग की हो सकती हैं, तो अलग-अलग फूल देखोगे तो अलग-अलग रंग की वो हो गई, उनको कहा जाता है दल। तो जो हरे रंग का होता है वो हो गया बाम्य दल जो कि यहाँ पर बना हुआ है और जो पीले रंग का है, ये जो आपको पीछे देखने को मिल रहा है, जो एनसीईआरटी ने ये बना के रखा है, इसको कहा जाता है दल या फिर पंखुड़ी, ठीक है? 2 नाम लिखे हुए हैं, या तो इसको दल बोलेंगे या इसको क्या बोल दिया जाएगा, पंखुड़ी बोल दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पर पंखुड़ी लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, इसको दल भी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा एनसीईआरटी ने गलत मेंशन कर रखा है, पंखुड़ी ये है जो पीले रंग की पीछे बनी हुई है ना, ये पंखुड़ी है, एनसीईआरटी ने गलत लिख रखा है, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पर 2 संरचनाएँ और होती हैं, जैसे मैंने एक पुष्प बना दिया, ये पुष्पासन हो गया। पुष्पासन हो गया। पीछे ये उसका मैंने हरे रंग का या लाल रंग का जो भी भाग है, जो भी कलर का है हरा सॉरी हरा नहीं होता ये, लाल, पीला, नीला कलरफुल हो सकता है। इसको दल बोलते हैं। ठीक है? नीचे मैंने बाम में दल लटका दिए, ये बाम में दल लटके हुए हैं, बाम में दल लटके हुए हैं और नीचे ये डंठल बना दिया पुष्प का, जिस पर पुष्प पा हुआ है। ठीक है? अब पुष्प के अंदर क्या होता है देखो, पुष्प के अंदर लैंगिक संरचनाएँ कौन-कौन सी होती हैं? ये तो सामान्य पुष्प हो गया, अब इसके अंदर की लैंगिक संरचनाओं को देखोगे, तो इसके अंदर से एक इस तरीके से डंठल निकलता है और इस पर इस तरीके से एक कोष बना हुआ होता है। चलो मैंने इस साइड भी निकाल दिया इस तरीके से और इस तरीके से कोष बना हुआ होता है। इसको बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुंकेसर बोला जाता है और एक यहाँ पर मोटी संरचना होती है, जो इस तरीके से जाती है। एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कुछ इस तरीके से बनी होती है। तो ये जो बीच में मैंने यहाँ पर बनाया है, ये होता है स्त्रीकेसर। आप देख लो, एक पुंकेसर है और दूसरा स्त्रीकेसर है। दोबारा देखो, एक पुंकेसर है और दूसरा अपना क्या है? दूसरा अपना स्त्रीकेसर है। तो यहाँ पर आपको ये जो मोटा-मोटा भाग दिखेगा और ये जो लंबा-लंबा ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये बना हुआ है ये जो है ये स्त्री केसर है। ये जो पूरा बना हुआ नीचे की तरफ आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? स्त्री केसर है और ये जो साइड से मैंने बनाए हुए हैं ये पुंकेसर जिनको बोला है, ये पुंकेसर बने हुए हैं ये पुंकेसर बने हुए हैं। ये बहुत सारे बने हुए हैं। ये सब क्या हैं? ये पुंकेसर हैं।
अच्छा, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक तो ये वाला भाग और एक ये ऊपर का मोटा वाला भाग। नीचे वाले भाग को तंतु बोलेंगे अपन, ऊपर वाले भाग को परागकोश बोला जाता है। इनको सबको डिटेल में पढ़ाऊँगा, चिंता मत करो एक-एक स्ट्रक्चर को। नीचे का स्ट्रक्चर तंतु हो गया और ऊपर का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी ने गलत लिख रखा है, परागकोश होता है। देखो एनसीईआरटी छापने वाले क्या होते हैं, छापते समय भांग पी लेते हैं, उनसे रुका नहीं जाता, तो भांग पी के उल्टा-सीधा कुछ भी छाप देते हैं। तो ये तंतु हो गया और ये परागकोश हो गए। ठीक है? और वैसे ही पुंकेसर के 2 भाग हो गए परागकोश और तंतु, वैसे ही स्त्रीकेसर के 3 भाग होते हैं। एक तो ये ऊपर का मोटा-मोटा सा, इसको बोला जाता है वर्तिका और नीचे का ये जो डंडा बना हुआ है, इसको बोला जाता है वर्तिका, है ना? और नीचे का ये जो मोटा हुआ भाग होता है, इसको बोला जाता है अंडाशय। तो नीचे का जो अंडाशय मोटा फूला हुआ भाग बना हुआ है ये, ठीक है? फिर ये जो डंडा सा बना हुआ है, ये वर्तिका और ऊपर ये जो बना हुआ है इस तरीके का भाग, ये वर्तिकाग्र कहलाता है। चलो पूरा अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको एक और बार बना देता हूँ, दोबारा देखो। सबसे पहले ये वाला भाग जो गया, ये इस तरीके से ये बन गया अपना क्या? पुंकेसर। क्या हो गया? पुंकेसर। अब इस पुंकेसर के 2 भाग, एक तो ये लंबा वाला जिसे तंतु बोल दिया और ये वाला ऊपर मोटा वाला इसको बोल दिया परागकोश, ठीक है? अब देखो, ये हो गया अपना स्त्रीकेसर। क्या हो गया? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर, इसको अंडक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंडक भी बोलते हैं, है ना? अब इसका नीचे का फूला हुआ भाग हो गया ये अंडाशय, ये जो फूला भाग हो गया ये हो गया पुष्पाशय, ये अलग चीज़ है। ये हो गया अंडाशय और ये हो गया वर्तिकाग्र जो डंडा सा बना हुआ है और ऊपर का बन गया वर्तिकाग्र, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो ये पुष्प की संरचना है, ये बता दी मैंने आपको। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आपको समझाना चाहिए। अब आप समझ गए कि 2 लैंगिक भाग होते हैं, एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर। ठीक है? 2 भाग होते हैं। पुंकेसर यहाँ पर नर भाग होता है और जो स्त्रीकेसर होता है, वो मादा भाग होता है। और जब 2 भाग होते हैं, एक नर वाला भाग, एक मादा वाला भाग, तभी उसको कहा जाता है लैंगिक जनन। और एक ही तरीके का अगर कोई अंग से जीव डेवलप हो जा रहा है, तो उसको अलैंगिक जनन बोला जाता है, लैंगिक जनन नहीं बोला जाता। तो पुंकेसर नर भाग होता है, स्त्रीकेसर मादा भाग होता है। बहुत सारे पुंकेसर मिल जाते हैं, तो उसको पुमंग बोल दिया जाता है और बहुत सारे स्त्रीकेसर होते हैं, तो उसे जायांग बोल दिया जाता है ना? तो पुमंग का अगर 1 यूनिट अपन ने निकाल लिया तो पुंकेसर बनेगा और जायांग का अगर अपन ने 1 यूनिट निकाल लिया तो स्त्रीकेसर बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर समझ गए होंगे चीज़ों को। अब आगे जाके एनसीईआरटी की रीडिंग अपन को करनी होगी। ठीक है? अब एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, निषेचन पूर्व संरचनाओं और घटनाओं को पढ़ेंगे। निषेचन पूर्व संरचनाएँ और घटनाएँ क्या होती हैं? बेसिकली क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एक होता है पुंकेसर और एक होता है अंडक, जिसे स्त्री केसर भी बोलते हैं। तो अंडक के अंदर क्या होते हैं? अंड डेवलप होते हैं, कैसे होते हैं? आगे जाके पढ़ाऊँगा। पुंकेसर के अंदर परागकण डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? परागकण डेवलप होते हैं और फिर ये जो मिल जाते हैं उसे कहा जाता है निषेचन। क्या कहा जाता है? निषेचन। फिर निषेचन के बाद क्या होता है? बीज में बदलता है वो और फिर बीज क्या होता है? बीज उगता है और पौधा बनता है। आप सभी ये बात जानते हो। तो निषेचन से पहले की घटनाओं को बोला जाता है निषेचन पूर्व संरचनाएँ और घटनाएँ और निषेचन के बाद की ये जो घटनाएँ होती हैं, इनको बोला जाता है निषेचन पश्च घटनाएँ। तो आगे चल के निषेचन पश्च घटनाओं को पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं निषेचन पूर्व घटनाएँ यानी निषेचन होने से पहले की घटनाएँ। निषेचन से पहले क्या घटनाएँ होती हैं? जैसे परागकण का बनना, अंड का बनना, इन सारी चीज़ों का बनना। फिर इनका मिलना निषेचन, तो निषेचन को पढ़ेंगे। फिर निषेचन के बाद की घटनाओं को पढ़ेंगे कि बीज कैसे बनता है, पौधा किस तरीके से होता है, ठीक है? तो निषेचन से पहले की घटनाओं को पढ़ लेते हैं, निषेचन पूर्व संरचना और घटनाओं को। देखो क्या लिखा है, पादप में वास्तविक रूप में पुष्प विकसित होने से पूर्व ये तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। पुष्प आने से पहले ये कैसे पता चलता है कि पुष्प आने वाले हैं? क्योंकि उसमें हार्मोनल और स्ट्रक्चरल संरचनात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। उसमें कुछ चेंजेस होने लगते हैं हार्मोनल रूप से। इसके फलस्वरूप पुष्पीय आदक फ्लोरल प्राइमोर्डियम के मध्य विभेदन और अग्रिम विकास प्रारंभ होने लगता है। देखो पुष्प जो होता है बहुत सारे ऊतकों से मिलके बनता है, हमारा शरीर भी ऊतकों से मिलके बनता है। तो जो ऊतक होते हैं, उनसे मिलकर अगर हमारा शरीर बनता है, जो पुष्प है वो भी ऊतकों से मिलकर बनेगा। तो एक विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जो पुष्प बनाते हैं, है ना? और उन ऊतक को बोला जाता है पुष्पीय आदक या फिर फ्लोरल प्राइमोर्डियम, ठीक है? यहाँ पर जो लिखा हुआ है उस शब्द पर ध्यान देना, पुष्पीय आदक या फिर फ्लोरल प्राइमोर्डियम,
ये वाला शब्द, पुष्पीय आदक और फ्लोरल प्राइमोर्डियम। इसका मतलब होता है एक ऐसा ऊतक जिसमें अगर डिवीजन होगा, जिसमें अगर विभेदन होगा तो पुष्प बनेगा। जैसे मैंने ये बना दिया तना, है ना? तने की ये डाली बना दी। अब यहाँ पर निकलने वाला है फूल, यानी यहाँ का जो ऊतक होगा उसको बोलेंगे पुष्पीय आदक। पुष्पीय आदक क्या बोलेंगे? फ्लोरल प्राइमोर्डियम। अब इसमें जब डिवीजन होगा तो इसी से पुष्प बनेगा, है ना? वही स्त्री केसर, पुंकेसर वगैरह सब इसी से बनेगा, इसी ऊतक से बनेगा। जब इसमें विभाजन होगा तब। और इसमें विभाजन कब होगा? जब पुष्प में हार्मोनल चेंज आएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पुष्प में हार्मोनल संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है। इससे क्या होता है? पुष्पीय आदक यानी फ्लोरल प्राइमोडियम ऊतक होता है, उसके मध्य विभेदन होने लगता है, उसका विकास होने लगता है, अग्रिम विकास प्रारंभ होता है, जिससे पुष्पक्रम की रचना होती है, जिससे पुष्प की कलिकाएं बनने लगती हैं और बाद में पूरा पुष्प बन जाता है। पुष्प में नर और मादा जनन संरचनाएं पुमंग और जायंग, जो कि मैं बता चुका हूँ, पुमंग किससे मिलती बनती है? पुंकेसरों से, और जायंग अंडकों से, अंडक यानी स्त्री केसरों से मिलकर बनती है। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। जिनको भी थोड़ा सा लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ, वो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख ले, जो भी मैंने पढ़ाया है उसको, क्योंकि अपन थोड़ा सा फास्ट ही पढ़ने वाले हैं। विविध एवं विकसित होती है। आप याद करें, पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का गोला एक चक्कर नर जननांग का तथा जायंग स्त्री मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी मैं भी आपको बता चुका हूँ। अब अपने को क्या पढ़ना है? पुंकेसर की संरचना को पढ़ना है, लघु बीजाणुध्वनि क्या होती है वो पढ़ना है, और जो मैंने बात की थी परागकण के बारे में, तो वो परागकण क्या होता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले पुंकेसर में मैंने आपको दो भाग बताए थे। एक होता है तंतु वाला भाग, डंठल वाला भाग, जो कि नीचे आपको दिख रहा होगा, ये नीचे बना हुआ है, ये यहाँ पर ये बना हुआ है, ये लंबा सा भाग, ये तंतु डंठल है। और ऊपर का जो मोटा सा भाग होता है, ये वाला भाग, ये परागकोश है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी की संरचना को यहाँ पर दिखाया गया है। इसको बीच में से यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, काट दिया, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो एक पाली ये बनी हुई है और एक पाली ये बनी हुई है। इसीलिए केसर को, सॉरी, परागकोश को, ये जो परागकोश होता है इसको कहा जाता है कि ये द्विपालित होता है, दो पाली होती है। अच्छा, अगर एक पाली में देखोगे तो दो खंड बने हुए हैं इस तरीके से। इधर भी देखोगे तो दो कण बने हुए हैं। इनको डिवाइड कौन कर रहा है? लाइन्स ऑफ डेडिहेंस। लाइन्स ऑफ डेडिहेंस इन पालियों को डिवाइड कर रही हैं। किसमें? कोष्टकों में, दो कोष्टकों में। तो एक पाली कैसी होती है? द्विकोष्ठीय होती है। तो एक पाली के बारे में कैसे बात करेंगे? कैसी होती है? द्विकोष्ठीय होती है। तो एक परागकोश के बारे में बात करोगे तो ये चतुर्दिशीय होता है, ठीक है? चतुर्दिशीय होता है, चार कोष्टकों वाला होता है। परागकोश के पास कितने कोष्टक होते हैं? परागकोश के पास अपने चार कोष्टक होते हैं, ठीक है? आज अपन पुंकेसर की संरचना को पढ़ेंगे और यहीं तक रखेंगे। तो पुंकेसर की संरचना को पढ़ लेते हैं फटाफट। एक विशिष्ट पुंकेसर के दो भागों में विभक्त रहता है। एक लंबा पतला डंठल तंतु फिलामेंट, जो मैंने बता दिया था, और अंतिम सिरा द्विपालिक होता है, और उसको क्या कहते हैं? परागकोश कहते हैं। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्पदल से जुड़ा होता है। पुष्पासन क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, और उसी से नीचे जाके ये जुड़ रहा होता है, ठीक है? क्या? अपना पुंकेसर। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में विभिन्न भिन्न होती है। किसी में लंबे होते हैं, किसी में छोटे होते हैं, किसी में एक होता है, किसी में दो, किसी में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप 10 पुष्पों से एक-एक पुंकेसर एकत्रित करें और उनको एक स्लाइड पर रखें, तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है, जो प्रकृति में विद्यमान है। यानी सभी फूलों के पुंकेसर एक जैसे नहीं होते, अलग-अलग होते हैं, आकृति के अंदर, रंग के अंदर, रूप के अंदर, ठीक है? एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसर का सावधानी पूर्वक अवलोकन स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव एवं आकार की व्यापकता को समझा सकता है। यानी अगर आप माइक्रोस्कोप से इसको अच्छे तरीके से स्पष्ट चित्र बना के देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इनमें कितनी व्यापकता है, यानी कितने-कितने अलग हैं। व्यापकता का मतलब होता है कितना डिफरेंस है इन सारी चीज़ों में, एक जैसे नहीं होते ये, ठीक है? और ये चित्र किसका है? यहाँ पर लिखा भी है प्रारूपिक पुंकेसर का, और दूसरा चित्र है परागकोश का, ठीक है? 3 आयामी अनुभाग, 3 आयामी यानी 3D उसकी पिक्चर बनी हुई है, जिसमें आपको पूरा अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से 4 कोष्ठक बने हुए हैं उसके। 2 पाली बनी हुई है ये, और एक पाली में 2 कोष्ठक बने हुए हैं इस तरीके से, ठीक है? अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होता है, जो मैंने बता दिया, और एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, तो एक पाली द्विकोष्ठीय होती है, ये भी बता दिया। प्राय एक अनुलंब खाँच प्रवारक कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है? अगर आप ऊपर जाकर देखोगे
थोड़ा-सा ये लाइन्स ऑफ डेडिहेल्स ये डिवाइड करने का काम करती हैं इनको। चलो नीचे आ जाओ। आइए परागकोश के अनुप्रस्थ काट के विभिन्न प्रकार के ऊतकों और उनके संयोजन को समझें। यानी अब समझने की बात कर रही है एनसीईआरटी। एक परागकोश द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक या सुव्यवस्थित होती है। यानी एक परागकोश की जो द्विपालित प्रकृति होती है, अगर परागकोश के अनुप्रस्थ काट को देखें तो उसमें अलग-अलग तरीके से अच्छे तरीके से व्यवस्थित होती है। ज़्यादा कोई इसका मतलब बनता नहीं है वैसे। परागकोश एक 4 दिशीय यानी चतुष्कोणीय जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ संरचना होती है। इसमें 4 कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। यानी ये अगर मैं इसके 4 कोने बनाऊँ, तो ये 4 कोनों के अंदर के जो टिश्यू वगैरह, ऊतक वगैरह जिनको मैं अभी आपको पढ़ाऊँगा, उनको मिलाकर बोला जाता है लघु बीजाणुधानी। क्या बोला जाता है? लघु बीजाणुधानी। और उसके अंदर की जो कोशिकाएँ हैं, उनको क्या बोला जाता है? इसके अंदर की कोशिका, तो उनको बोला जाता है लघु बीजाणुधानी कोशिकाएँ। और यही कोशिकाएँ आगे जाके परागकण बनाती हैं। तब इन कोशिकाओं को बोला जाता है लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणुधानी की जो कोशिकाएँ होती हैं, वही लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाएँ होती हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, वही परागकण को बनाने का काम करती हैं। जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं, ठीक है? एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती हैं, यानी कि एक परागकोश के अंदर 4 लघु बीजाणुधानी होगी, है ना? जितने कोष्ठक उतनी लघु बीजाणुधानी। सीधी-सी बात है। यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी बनाती है, यानी कि पोलन सैक बन जाती है। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती है। पोलन सैक क्या होता है, वो भी आगे जाके देख लेंगे परागपुटी, जहाँ से पराग का स्फुटन होता है और परागकण निकलते हैं। यह अनुलंबवत एक परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती है ना? कितनी लंबी होती है? जितना परागकोश लंबा होता है। परागकणों से ठसाठस भरी होती है। ठीक है, जब ये परिपक्व हो जाती हैं, तो इनमें परागकण बन जाते हैं और भरी रहती हैं। फिर जब ये फटती है, तो परागकण बाहर निकलते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे अपन। फिलहाल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपको लघु बीजाणुधानी को समझना होगा, लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझना होगा। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझ लेते हैं यहाँ पर। थोड़ा नीचे की तरफ आइए, इस तरीके से। तो लघु बीजाणुधानी की संरचना समझ लेते हैं। सबसे पहले ये परागकोश की बाहर की लेयर बनी हुई है। सबसे जो बाहर की लेयर होती है, इसको बोला जाता है बाह्य त्वचा। ठीक है? एपिडर्मिस बोला जाता है, बाह्य त्वचा, सबसे बाहर की त्वचा। ठीक है? अ, यहाँ पर लिखा नहीं है, अंतस्थ त्वचा लिखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ ना एनसीईआरटी वाले भांग पी के छापते हैं। ये अंतस्थ त्वचा नहीं बल्कि बाह्य त्वचा होती है। ठीक है? बाह्य त्वचा। इसके बाद की जो त्वचा होती है उसको बोल दिया जाता है अंतस्थिसियम। क्या बोल दिया जाता है? अंतस्थिसियम। इसके बाद जो निकल के आती है वो होती है मध्य परत, जो कि इन्होंने लिखा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है मध्य परत। तो सबसे बाहर की त्वचा कौन-सी होगी? बाह्य त्वचा, जो कि यहाँ पर बनी हुई है। बाह्य त्वचा के बाद दूसरी वाली परत क्या हुई? ये बाह्य त्वचा हो गई। दूसरी वाली परत क्या हो गई? अंतस्थिसियम। अब इसके अंदर की ये वाली जो परत बनी हुई है, ये कौन-सी हो गई? मध्य परत, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके अंदर ये वाली जो परत बनी हुई है, इस वाली को क्या बोलेंगे? टपीटम बोलेंगे। और इसके अंदर ये जो ऊतक बने हुए हैं, ये गोल-गोल से ऊतक आपको दिखा रहे हैं, तो इनको कौन से ऊतक बोलेंगे? बीजाणुजन ऊतक बोलेंगे, है ना? और ये जो बना हुआ है, ये संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्या करता है? संयोजी ऊतक बेसिकली 2 चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर 2 पालियों को जोड़ने का काम संयोजी ऊतक करेगा। सीधी-सी बात है, बीच में संयोजी ऊतक पाया जा रहा है। और फिर ये वही टपीटम है, जो कि ऊपर-नीचे दोनों एक ही तरफ बने हुए हैं। तो सबसे पहले लेयर को समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले आती है बाह्य त्वचा, जो कि एनसीईआरटी में अच्छे तरीके से लिखा नहीं है, उसको अंतस्थ त्वचा लिख दिया, बाह्य त्वचा कर देना। बाह्य त्वचा के बाद कौन-सी निकल के आती है? बाह्य त्वचा के बाद निकल के आती है अंतस्थिसियम। कौन-सी? अंतस्थिसियम लेयर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है? इसके बाद आती है मध्य परत। ठीक है? मध्य परत, जो कि एनसीईआरटी ने बना रखी है। और उसके बाद आती है टेपिटम। क्या निकल के आती है? टेपिटम निकल के आती है, जो कि एनसीईआरटी ने 2-2 बार मेंशन कर रखी है यहाँ पर, टेपिटम। और टेपिटम के अंदर जो ऊतक बना होता है, वो होता है बीजाणुजन ऊतक। बीजाणुजन ऊतक। और बीजाणुजन ऊतक जो होता है, इसकी जो कोशिकाएँ होती हैं, उनको बोला जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मात्र कोशिका। ठीक है?
और इसको बोल दिया जाता है लघु बीजाणुधानी। आगे जाके देखेंगे, चिंता मत करो, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अभी अपन खाली बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, आगे जाके इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ाऊँगा। तो ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे अच्छे तरीके से टिश्यू लेवल पर इसी को और डिटेल में उन्होंने बनाया है कि इतने पार्ट को अगर मैं काट के निकालूँ और माइक्रोस्कोप से दिखाऊँ, तो बाहर की त्वचा, अंतस्थ त्वचा नहीं, बाह्य त्वचा, ये बिल्कुल भान खा के छाप रहे हैं भाई। बाह्य त्वचा आएगी, ठीक है। इसके बाद अंतस्थीसियम आएगी, इसके बाद मध्य परत आएगी, इसके बाद आएगी लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, जो कि यहाँ पर बनाए दी है उन्होंने कोशिकाओं के रूप में, ठीक है। अंदर, बिल्कुल अंदर की तरफ होती है, और उससे पहले एक लेयर आती है टपीटम, जो कि ये वाली जो लेयर उन्होंने बना रखी है, ये टपीटम वाली लेयर है, और अंदर की ये जो कोशिकाएँ बनाए रखी हैं, ये लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका है। अच्छा, अब शुरुआत की जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, दोबारा गौर से ध्यान देना, शुरुआत की जो मैंने बताई है, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत। तो ये जो है बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत, ये जो होती हैं, ये क्या करती हैं? ये संरक्षण का काम करती हैं, संरक्षण का काम करती है, यानी रक्षा का काम करती है एक तरीके से। और जो लास्ट की परत होती है टपीटम, नीचे की परत होती है टपीटम, ये परागकणों को दिशा निर्देशित करती है ना? उनके पोषण वगैरह का ध्यान रखती है, उनको खाना-पीना ठीक से मिल रहा है कि नहीं। और जब परागकण बाहर निकल रहे होते हैं, तो जो फटती है लघु बीजाणुध्वनि, ये नीचे लघु बीजाणुध्वनि बनी है, जब ये फटेगी, तो उसका जो प्रस्फुटन होगा, ठीक है? ये हिंदी शब्द है, यानी जब ये फटेगी, तो जो परागकण निकलेंगे, तो जो फटने को नियंत्रित करने का काम करेगी, वो भी टपीटम ही करेगी, ठीक है? अब नीचे जो कोशिकाएँ हैं, वो अच्छे तरीके से क्या बना रही हैं? परागकण बना रही हैं। नीचे देखोगे तो आप, नीचे अगर आप इसको देखोगे अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को, तो ये लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, ये उसका माइक्रोस्कोपिक रूप से अगर आप देखोगे, तो वो बना हुआ है। ये बाहर की लेयर है सब, इनको आपको नेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर देख लो, ये कोशिकाएँ इस तरीके से ये परागकण बना रही हैं, जो आपको हरे-हरे दिख रहे हैं ना, ये सब परागकण है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ से ये फट भी चुकी है, तो यहाँ से परागकण निकलने वाले हैं बाहर। यहाँ से परागकण बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है? ठीक है? तो एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्थ काट बना हुआ है। फिर भित्ति परतों को प्रदर्शित करते हुए लघु बीजाणुध्वनि का विस्तृत प्रदर्शन बना हुआ है, ठीक है? और फिर एक स्फुटित परागकोश बना हुआ है ना? तो ऊपर ये परागकोश का चित्र बना हुआ है, बढ़िया डिटेल में ज़ूम करके। और नीचे क्या है? जब परागकोश वो फट गया, स्फुटित हो गया, ठीक है? स्फुटित हो गया, फट गया, वो वाला चित्र बना हुआ है। और लघु बीजाणुध्वनि क्या होती है? एक परागकोश के अंदर, मैंने अभी आपको बताया, एक परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणुध्वनि होती है? 4 लघु बीजाणुध्वनि होती है। ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, है ना? हर कोने के जो भाग होती हैं उसके टिश्यू, कोशक, ऊतक वगैरह, इन सभी को मिलाकर क्या बोल दिया जाता है? लघु बीजाणुध्वनि ही बोल दिया जाता है। चलिए लघु बीजाणुध्वनि की संरचना वाले पार्ट को भी अपन पढ़ लेते हैं। एक अनुप्रस्थ काट में एक प्रारूपी लघु बीजाणुध्वनि वामन रेखा में लगभग गोलाई में प्रकट होती है, गोल सी होती है, 4 भित्ति परतों से बनी होती है। वाम्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत और टपीटम, 4 परत हो गई। वाम्य त्वचा, एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम, मध्य परत और टपीटम, ये 4 परत हो गई। 3 परत संरचना का काम करती है। शुरू की 3 परत मैंने बता दी, और परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण को अवमुक्त करती हैं। ये बाहर की ओर 3 परतें संरक्षण का काम करती हैं तथा परागकोश के स्फुटन में मदद कर परागकण को अवमुक्त करती हैं। सबसे जो आंतरिक परत होती है, टपीटम होती है, ये उनको पोषण देने का काम करती है। टपीटम की कोशिकाएँ सघन जीव द्रव्य, यानी कि डेंस साइटोप्लाज्म से भरी होती है। उनका जो साइटोप्लाज़्म होता है, कोशिकाओं के अंदर बेसिकली जीव द्रव्य भरा होता है, तो जो जीव द्रव्य होता है, इसका टपीटम का, वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है। डेंस क्यों होता है? क्योंकि टपीटम को पोषण देने का काम करना है। अब जो पोषण देने का काम करेगी, उसके पास पोषक पदार्थ होंगे ना, है ना? उन पोषक पदार्थों की देख-रेख करेगी, तो उसका जो साइटोप्लाज़्म होता है, वो डेंस होता है, और उसका काम क्या होता है? पोषण को। और जो परागकण फटने का काम होता है ना? जो परागकोश का परागकोश जो होते हैं, उनमें जो लघु बीजाणुध्वनि होती है, उसका जो प्रस्फुटन हो रहा होता है, फट रही होती है, वो जो काम करने का काम करता है, वो कौन करता है? स्फुटन का जो काम करता है, वो ऊपर की 3 परतें करती हैं, वाम्य त्वचा, अंतस्थीसियम और मध्य परत, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ऊपर की 3 परतों का काम और नीचे की परतों का काम, है ना? सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक वाली होती है। हाँ, ये चीज़ और याद रखना, ये ज़रूरी चीज़ है कि डेंस साइटोप्लाज़्म और मल्टीन्यूक्लियस, ठीक है? मल्टीन्यूक्लियाई भी कह सकते हो, यानी
सघन जीव द्रव्य और एक से ज़्यादा केंद्रक किसके पास होते हैं? ये अपने होते हैं, जो अपनी टैपीटम होती है ना उसके पास। आप ये सोच सकते हैं टैपिटल कोशिका द्विकेंद्र की बन सकती है। कैसे बनती है? क्योंकि जब कोशिका का विभाजन हो रहा होता है तो उसमें 2 प्रोसेस आते हैं। एक होता है जीव द्रव्य का विभेजन और एक होता है केंद्र का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस जो हो जाता है और उसमें जो सॉरी जो केंद्र का डिवीजन है वो हो जाता है और जीव द्रव्य का डिवीजन है नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में मल्टीन्यूक्लियस बन जाता है। ये 11th में पढ़ने वाली चीज़ है, आपको यहाँ पर ध्यान नहीं देना। जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है, तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह जिसे बीजाणुधन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणुधानी के केंद्र में होता है। तो देखो परिपक्व हो जाता है तो लघु बीजाणुधानी कोशिकाएँ क्या बना देती हैं? परागकण बना देती हैं, लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाएँ। और जब परिपक्व नहीं होता तो मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पर क्या होता है? बीजाणुजन ऊतक, है ना? अभी ऊपर डायग्राम बना होगा, इसमें ये जो आप देखने की कोशिश कर रहे हो, ये नीले घेरे के अंदर आ रहा है। ये गोल-गोल बने जो हुए हैं, ये क्या है? ये बीजाणुजन ऊतक ही है और कुछ नहीं है। तो उसी के बारे में बात कर रही है कि जब वो अपरिपक्व होता है, तो भीतर जो कोशिकाओं का समूह होता है, उसको बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के केंद्र में होता है। लघु बीजाणु जनन, इसको अपन पढ़ लेते हैं और फिर यहीं पर एंड करते हैं। लघु बीजाणु जनन में क्या होता है? एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका को ले लिया, जो ऊपर कोशिका बनी हुई थी ना, उनमें से एक कोशिका को ले लिया। लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका, ठीक है। इसमें क्या हो गया? ये द्विगुणित होती है, अब इसमें मेयोसिस हो गया। मेयोसिस होने के बाद 4 कोशिकाएँ बनती हैं। इस तरीके से 4 कोशिकाएँ बनती हैं, तो इसको चतुष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुष्ट बोलते हैं, है ना? और इनमें से एक ही कोशिका आगे जाके विकसित होती है, आगे जाके विकसित होती है और विकसित होके परागकण बनाती है, ठीक है? परागकण बनाती है। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से परागकण बनेगा। बाकी 3 अपभ्रष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है? नष्ट हो जाती हैं और ये कोशिका बनती है, ये अगुणित होती हैं, है ना? मेयोसिस के बाद जो कोशिका बनती है, वो आधी हो जाती है, तो द्विगुणित से अगुणित हो जाती है। तो लघु बीजाणुजनन, जैसे-जैसे परागकोश विकसित होता है, जो बीजाणुजन ऊतक होता है, उसकी कोशिकाएँ अर्धसूत्री विभाजन करके सूक्ष्म बीजाणु चतुष्ट बना लेती हैं। चतुष्ट जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया। चतुष्ट की कोशिकाओं की सूत्रगणता क्या होगी? अगुणित होंगी। जैसे जैसा कि बीजाणुजन ऊतक की प्रत्येक कोशिका एक लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है। मैंने बताया था ना, जो लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका होती है, वो और कुछ नहीं होती, लघु बीजाणुधानी कोशिका हो ही लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका हो बोलते हैं। लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका का मतलब होता है, ऐसी कोशिका जो लघु बीजाणु बना सके, उसको बोलेंगे लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु की हर एक कोशिका जो लघु बीजाणुधानी होती है, उसकी हर एक कोशिका क्या कर सकती है? लघु बीजाणु बना सकती है। तो उसकी हर एक कोशिका को अपन लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिका बोलेंगे। वही यहाँ पर लिखा है कि बीजाणुजन ऊतक की जो कोशिकाएँ होती हैं, प्रत्येक कोशिका लघु बीजाणु चतुष्ट की वृद्धि करने में सक्षम होती है। यानी प्रत्येक कोशिका सक्षम पराग मात्र कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका को ही पराग मात्र कोशिका कह सकते हो। एक पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ और उससे जो लघु बीजाणु बना, उस प्रक्रिया को ही लघु बीजाणुधानी, अरे यार! फिर से भाग भागी। लघु बीजाणु जनन कहते हैं। जैसा कि लघु बीजाणु रचना के समय 4 कोशिकाओं के समूह में व्यवस्थित होती हैं, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्ट या चतुष्क बोलते हैं, जो कि मैंने लिखा भी है चतुष्ट, ठीक है, कहते हैं। जैसे ही परागकोश परिपक्व एवं स्फुरित होता है, तब लघु बीजाणु, आगे क्या लिखा है एनसीईआरटी में? तब लघु बीजाणु एक दूसरे से विलगित हो जाते हैं और पराग कणों के रूप में विकसित होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर कई हजार लघु बीजाणु और परागकण निर्मित होते हैं। यानी जो एक लघु बीजाणुधानी आपने बनाई, 4 लघु बीजाणुधानी होती है एक परागकोश में और एक के अंदर कितने सारे लघु बीजाणु बन रहे होते हैं? बहुत सारे। और हर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण बन रहा होता है, तो हजारों परागकण निर्मित होते हैं, जो परागकोश से स्फुटन होता है, यानी वो फटता है, तो मुक्त होते हैं। और एक बार दोबारा डायग्राम देख लो, नहीं आया हो समझ में, तो ये देखो लघु बीजाणुधानी ये बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये बनी हुई है। अब यहाँ पर जो भी हरी-हरी आपको कोशिकाएँ दिख रही हैं, ये सभी लघु बीजाणुधानी मात्र कोशिकाएँ, यानी ये सभी के सभी परागकण बनाएँगी। तो इस तरीके से हजारों परागकण इसके अंदर बनेंगे और जब ये फटेगी तो मुक्त होंगे। फटने में मैंने आपको क्या बताया? ऊपर की 3 बाह्य त्वचा, है ना? अंतःत्वचा और मध्य परत, 3 काम करती हैं फटने में और पोषण में जो चौथी परत होती है,
टपीटम वो काम करती है, टोटल 4 परत होती हैं। यहाँ तक के लिए आज की एनसीईआरटी रीडिंग काफ़ी है, मैं यहीं पर इस चीज़ को खत्म करता हूँ, ठीक है? चलो इसको एंड करते हैं यहीं पर।